हेलो दोस्तों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत की कृषि के बारे में। कृषि क्या होती है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया मतलब वो आर्थिक क्रिया जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि कृषि का काम, खनन का काम या वानिकी का काम। तो कृषि भी चूंकि सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए कृषि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। कृषि की ये जो क्रिया है वो भारत में रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। आज भी करीब 50% रोजगार कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों से ही आते हैं। वहीं अगर विदेशी मुद्रा अर्जन की बात की जाए तो कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्र एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में। इन्हीं सब कारणों की वजह से कृषि को देश की आधारशिला भी कहा जाता है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि रोजगार का एक प्रमुख साधन है। करीब 50% जनसंख्या कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों पर ही रोजगार के लिए डिपेंडेंट है। विदेशी मुद्रा अर्जन में भी कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है और इन्हीं सब कारणों की वजह से कृषि को देश की आधारशिला भी कहा जाता है। जब हम कृषि का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मुख्य रूप से जो पिक्चर बनती है वो होती है फसल उत्पादन की। लेकिन कृषि का काम सिर्फ फसल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पशुपालन, मछली पालन, रेशम कीटों का पालन, फलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन और वानिकी भी आता है। तो इन सारे क्षेत्रों का मिला जुला रूप ही कहलाता है कृषि। अब हम देखते हैं कि भारत में फसलों को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। फसलों को बांटने के दो तरीके हैं, एक तो ऋतु के अनुसार और दूसरा उन फसलों के उत्पादन करने के उद्देश्य के आधार पर। तो पहले हम देखते हैं कि भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर किस प्रकार से बांटा जा सकता है। भारत में फसलों को 3 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। पहली है रबी, दूसरी है जायद और तीसरी है खरीफ। रबी की फसलें कौन सी होती है? वो सारी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अगले साल मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, वो रबी फसलों में आएगी। दूसरी है जायद फसलें। जायद फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट दी जाती है। और तीसरी फसल है खरीफ की फसल। वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सारी रबी की फसलें हैं। जायद में सारी जल वाली या पानी वाली फसलें आएगी, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और बहुत सारी सब्जियां। और तीसरी है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में वो फसलें आएंगी जो हम सर्दियों में खाते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। इसके अलावा भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल यानी कि चावल भी खरीफ की फसल कहलाती है। अब इन फसलों को हम याद कैसे करेंगे वो तरीका देख लेते हैं। तो ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है आपकी रबी, दूसरी है जायद और तीसरी है खरीफ। तो रबी, जायद और खरीफ की फसलों को याद कैसे रखना है? रबी, जायद और खरीफ। सबसे पहले इनके महीने देख लेते हैं। तो रबी 10-3 यानी कि 10वें महीने में बोई जाती है और तीसरे महीने में काट दी जाती है। 10वां महीना मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अगले साल मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। जायद की फसल तीसरे महीने में बोई जाती है और छठे महीने में काट दी जाती है, यानी कि मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट दी जाती है। तीसरी है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल छठे महीने में बोई जाती है और 10वें महीने में काट दी जाती है, यानी जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। तो 10, 3, 3, 6, 6 और वापस 10। इस प्रकार से आप रबी, जायद, खरीफ के महीनों को याद कर सकते हो। इनकी फसलों को कैसे याद करोगे? सबसे पहले जायद को उठाना है, बीच वाली फसल को उठाना है। जायद में शुरुआत में क्या है? ज से जल। तो जल वाली फसलें जायद में आएगी, मतलब कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और सब्जियां। फिर उठाओ आप खरीफ की फसल।
अब खरीफ की फसल कौन सी है जो सर्दियों में हम खाते हैं? चूंकि खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में काट दी जाएगी तो फिर हम नवंबर और दिसंबर से खाने लग जाएंगे। तो कौन कौन सी फसलें आएंगी जो हम सर्दियों में खाते हैं? सर्दियों में हम कौन कौन सी फसलें खाते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली। इसके अलावा भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल भी इसके अंतर्गत ही आती है। तो चावल का नंबर खरीफ की फसल में आएगा। लास्ट बचा रबी की फसल। तो रबी की फसल में बाकी जो फसलें बची जैसे कि गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, ये सारी फसलें आएगी। तो गेहूं की फसल रबी में आती है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि गेहूं और चावल अलग अलग ऋतु की फसल है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूछेगा रबी की फसल कौन सी है, तो गेहूं और चावल जिस ऑप्शन में एक साथ दिखे वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऋतु की फसल है। चाहे किसी भी ऋतु का क्वेश्चन आ जाए, जिस ऑप्शन में गेहूं और चावल एक साथ दिखे वो ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं लेकिन इनकी ऋतुएं अलग अलग है। तो ये थी ऋतु के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि उत्पादन का उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जैसे कि उद्देश्य के आधार पर आप 4 भागों में फसलों को बांट सकते हो। पहली है खाद्य फसलें, नकदी फसलें, रोपण फसलें और लास्ट में है बागवानी फसलें। खाद्य फसलें देखते हैं, नाम से ही जाहिर होता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि खाने की आपूर्ति पूरी करना। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। दूसरी है नकदी फसलें। नाम से पता चल रहा है कि इसका उद्देश्य है नकद कमाना यानी लाभ कमाना। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, ये सारी फसलें नकदी फसलों में आएगी। तीसरी है रोपण फसलें। नकदी फसलों की तरह ही रोपण फसलों का मेन उद्देश्य भी होता है लाभ कमाना, लेकिन रोपण फसलें बहुत लंबे समय तक चलने वाली फसलें हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। यूं कहें एक तरह से ये उद्योग के तौर पर इसमें काम होता है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? बहुत अलग तरीके की फसलें आएंगी, जैसे कि चाय, कॉफी, नारियल, रबर और मसाला, ये सारी फसलें आएगी। तो नकदी और रोपण दोनों का ही उद्देश्य है मुनाफा कमाना, लेकिन नकदी कम समय वाली फसलें हैं, वहीं रोपण फसलें जो है वो ज्यादा समय की फसलें हैं। बड़े बड़े इसमें खेत होते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं, एक तरह से इसमें उद्योग की तरह काम होता है। चौथे प्रकार की फसलें हैं बागवानी फसलें, जिसमें मुख्य रूप से फलों का उत्पादन किया जाता है। सेब, आम, केला, अंगूर आदि ये सारी फसलें बागवानी फसलें में आएंगी। अब हम देखेंगे भारत के कुछ 15 इंपॉर्टेंट फसलों के बारे में। तो इन इंपॉर्टेंट 15 फसलों के बारे में हमें क्या क्या जानना होता है? एक तो इनको उगाने के लिए किस प्रकार की अनुकूल कंडीशन चाहिए, किस प्रकार की जलवायु चाहिए, वर्षा कैसी चाहिए, तापमान कितना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। और दूसरी हम बात करेंगे उत्पादन के बारे में, यानी कि भारत में कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, प्लस भारत का विश्व में उस फसल के उत्पादन में कौन सा नंबर है। तो एक एक करके जब हम फसलों को लेंगे तब ये 2 बात तो करेंगे ही करेंगे कि भारत में कौन सा राज्य किस फसल में अग्रणी स्थान पर है और भारत का पूरे विश्व में किसी फसल में कौन सा नंबर है। और जो उत्पादन की अनुकूल दशाओं के बारे में बात है कि जलवायु, तापमान, वर्षा और मिट्टी क्या चाहिए, वो हम लास्ट में एक टेबल रूप में देख लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन न हो। तो एक एक करके फसलों को हम लेते हैं। सबसे पहले फसल लेते हैं चावल, जिसे धान भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में यह सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, लेकिन कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, जो कि दक्षिण भारत में 2 नदियों का डेल्टा क्षेत्र है, वो भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में चावल उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है, तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। लेकिन क्वेश्चन ये आए
कि भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। यदि पूरे विश्व में भारत की बात करें कि चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर है, तो भारत का नंबर है 2 और 1 नंबर पे है चीन। चीन पूरे विश्व में चावल उत्पादन में नंबर 1 है। अब कुछ किस्में हैं जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि ये किस्में किस फसल से रिलेटेड है। तो चावल से रिलेटेड कुछ किस्में हैं जैसे कि जया, जमुना, पद्मा, चाक, कृष्णा, गोल्डन राइस और एक अलग सा नाम है सीआर धान 3151। तो ये सारी क्या चीजें हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चाक क्या है तो जवाब क्या होगा, ये चावल की एक किस्म है। दूसरी फसल देखते हैं गेहूं। चावल के बाद यह भारत का सबसे दूसरा प्रमुख अनाज है। विश्व में यदि गेहूं उत्पादन में भारत की बात की जाए तो भारत 2 नंबर पे है और चीन चावल के साथ साथ गेहूं में भी नंबर 1 है। जो सर्दियों में बारिश होती है जिसे हम मावट कहते हैं, वो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, गेहूं की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। यदि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य की बात की जाए तो नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का। जैसे हमने चावल की कुछ किस्में देखी, वैसे गेहूं की भी कुछ किस्में हैं जैसे कि सोनालिका, गिरिजा, अर्जुन, मालवीय 12, HD 3298 और DDW 48। तो ये सारी चीजें क्या है, ये गेहूं की कुछ उन्नत किस्में हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अर्जुन क्या है, चावल है, गेहूं है, गन्ना है या कपास है, तो अर्जुन गेहूं की एक किस्म है। तीसरी फसल देखते हैं ज्वार। ज्वार ऐसी फसल है जो कि रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में होती है। इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट फसल है अपनी बाजरा। बाजरा भी ज्वार की तरह पोषक तत्वों से भरपूर होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बहुत ज्यादा होता है। साथ ही यह सूखा प्रतिरोधी फसल है, मतलब यदि मिट्टी सूखी हो, जलवायु भी सूखा हो, ज्यादा बारिश ना हो, तो उन क्षेत्रों में भी बाजरा आराम से उग सकता है। इसीलिए राजस्थान बाजरा उत्पादन में नंबर 1 राज्य है पूरे भारत में। नेक्स्ट फसल है मक्का। मक्का जो है वो मुख्यतया भारत की फसल नहीं है, बल्कि 17वीं शताब्दी में जो ब्रिटिशर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, वो भारत में लेके आए थे मक्का। मक्का का उपयोग स्टार्च और ग्लूकोज बनाने में होता है। एक तरह से यूं कह दो कि मिठास वाले पदार्थ बनाने में मक्का का यूज होता है। मक्का भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और भारत में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, इन तीनों को सम्मिलित रूप से मोटा अनाज कहते हैं। चूंकि ये तीनों ही फसलें सूखा प्रतिरोधी है, मतलब सूखा क्षेत्रों में भी आराम से उग सकती है, साथ ही ये सस्ती मिलती है और इनमें पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। तो इन सब क्वालिटी को देखते हुए भारत सरकार के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 के साल को, यानी कि ये वाला साल 2023 वाले साल को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किस साल को घोषित किया गया है, तो 2023 को किया गया है। नेक्स्ट फसल हम देखते हैं दलहन या दालें। तो दालों के उत्पादन में और दालों को खाने में, उपभोग करने में, दोनों में ही भारत का नंबर 1 है। यह एक फलीदार फसल होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी एक स्पेशल बात होती है कि यह हवा से, वायु से नाइट्रोजन को संचित कर सकती है, हवा से नाइट्रोजन ले सकती है। इसीलिए जहां जहां पर दालों की फसल लगाई जाती है वहां पर दालें, मतलब फसल खुद मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सी फसल है जो कि वायु से नाइट्रोजन कर सकती है और मृदा को
उपजाऊ बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, तो उत्तर होगा दलहन। भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में दालें पैदा की जाती है। जैसे कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, उसी प्रकार 2016 को, यानी कि आज से 7 साल पहले, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था 2016 को। नेक्स्ट फसल देखते हैं कपास। कपास मतलब कि रुई। यह एक रेशेदार फसल है, रेशा बनता है और अल्टीमेटली इससे कपड़ा बनता है। इससे महाराष्ट्र में सफेद सोना कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है गुजरात में। अगर पूरे विश्व में बात की जाए कपास उत्पादन की, तो अमेरिका नंबर 1 पे है और भारत का नंबर 3 लगता है, 2 नंबर पे चीन है। भारत में यदि जीएम फसलें यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी विशेष प्रकार के जीवाणु से फसलों को बचाने के लिए उसका जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया जाता है, जिसे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली फसलें कहते हैं। तो भारत में सिर्फ कपास ही एक ऐसी जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल है जिसका नाम है बीटी कॉटन, और उसी को ही उत्पादन करने की परमिशन दी हुई है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड की हुई किसी भी फसल को उत्पादन करने की अनुमति नहीं है भारत में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में भारत में कौन सी फसल की अनुमति दी गई है, तो वो होगा कपास। और कपास में भी कौन सा कपास? बीटी कॉटन, बीटी कपास। नेक्स्ट बात करते हैं जूट की। कपास की तरह ही जूट भी एक रेशेदार फसल है, इससे भी धागा बनाया जाता है और इसके रंग को देखते हुए और इसके उपयोगिता को देखते हुए इसे सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में और पूरे विश्व में जूट उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। पूरे विश्व में जितना भी जूट उत्पादन होता है, अकेले 60% भारत में उत्पादित होता है। आजादी से पहले करीब 100% भारत में ही होता था, लेकिन चूंकि आजादी के दौरान भारत के 2 टुकड़े हो गए थे, भारत के 2 हिस्से हो गए थे, भारत और पाकिस्तान का 1971 में एक हिस्सा हो गया था बांग्लादेश। इसीलिए अब भारत में केवल 60% ही उत्पादित होता है। पहले ये 100%, लगभग 100% होता था बंटवारे से पहले। नेक्स्ट फसल है अपना गन्ना। तो गन्ना चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदा होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला भी कहा जाता है, चूंकि गन्ने से शक्कर बनाई जाती है। भारत में यदि सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग देखा जाए कि किस फसल के लिए होता है, तो वो होता है गन्ना। इसीलिए आपने अखबारों में सुना होगा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सरकारें जोर देती हैं कि आप लोग गन्ना ज्यादा पैदा मत करो। हालांकि गन्ना ज्यादा पैदा करने से किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होता है, लेकिन गन्ने की फसल में चूंकि पानी बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए धीरे धीरे भूजल स्तर यानी कि भूमि के अंदर जो पानी होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, वहां पर पानी की कमी है, लेकिन फिर भी वहां पर किसान लोग लाभ के लिए गन्ने की खेती करते हैं। तो इसलिए सरकारों द्वारा और अन्य बॉडीज द्वारा यह कहा जाता है कि आप गन्ने की जगह ऐसी फसल लगाओ जहां पर पानी कम लगे और लाभ भी उतना ही हो। अगर प्रति हेक्टेयर उपज की बात की जाए भारत में ही, भाई अगर टोटल उत्पादन की बात करोगे तो उत्तर भारत में ज्यादा होगा, लेकिन प्रति इकाई, प्रति हेक्टेयर उपज की बात की जाए तो दक्षिण भारत में उत्तर भारत से ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। क्योंकि गन्ने की एक खासियत होती है कि जहां पर आर्द्रता या नमी ज्यादा होगी वहां पर उसका उत्पादकता ज्यादा होगी। क्योंकि दक्षिण भारत में नमी या आर्द्रता ज्यादा है समुद्र से घिरे होने के कारण, इसलिए वहां पे प्रति हेक्टेयर उपज दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता है, तो उत्तर प्रदेश में, और यह कहा जाए कि प्रति इकाई या प्रति हेक्टेयर उपज कहां ज्यादा होती है, तो दक्षिण भारत में होती है।
चूंकि वहां पर आर्द्रता ज्यादा है। नेक्स्ट फसल है तंबाकू। तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी, मतलब तंबाकू भारत की ओरिजिनल फसल, नेटिव फसल नहीं है, बल्कि पुर्तगाली लाए थे 16वीं शताब्दी में। इस तंबाकू का उपयोग यूं तो मेडिकल में और धूम्रपान करने के काम आता है, लेकिन इसके तने का उपयोग पोटास उर्वरक बनाने में काम आता है, जो कि भूमि की उर्वरता बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है। भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है और पूरे वर्ल्ड में भारत का स्थान तंबाकू उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। चीन तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट फसल है अपनी चाय। चाय हालांकि भारत में पहले भी होती थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसकी वाणिज्यिक खेती करना शुरू किया, यानी कि बड़े स्तर पर लाभ कमाने के लिए इसकी खेती शुरू की। चाय की खेती के लिए कुछ इंपॉर्टेंट दशा है, जैसे कि साल भर सुवितरित वर्षा होनी चाहिए, एक जैसी बारिश होनी चाहिए, उन क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। साथ ही एक अच्छा पहाड़ी ढाल होना चाहिए, न तो मैदानी क्षेत्र और न ही तीखा ढाल, बल्कि एक मीडियम ढाल होता है, वहां पर बहुत ज्यादा खेती चाय की होती है। इसीलिए असम में भारत में सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है और पूरे विश्व में यदि चाय उत्पादन की बात की जाए तो भारत 2 नंबर पर है और चीन का नंबर 1 है। नेक्स्ट फसल है अपनी कॉफी। तो कॉफी में चूंकि कैफीन और टैनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, चाय से भी ज्यादा होती है, तो जब भी आप चाय कॉफी का सेवन करते हो आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा एक्टिव होने लगता है और नींद एकदम से खुल जाती है। तो चाय और कॉफी दोनों में कैफीन और टैनिन की मात्रा होती है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। कॉफी सबसे ज्यादा दक्षिण भारत का जो राज्य है कर्नाटक, वहां पे होती है। नेक्स्ट फसल है अपनी रबड़। तो रबड़ भी पेड़ के दूध से ही प्राप्त होती है और इसका प्रोसेसिंग करके फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि टायर बनाया जाता है। रबड़ एक फसल है जो कि पेड़ के दूध से प्राप्त होती है। भारत में जितना भी रबड़ उत्पादित होता है उसका 90% अकेला केरल करता है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन कहां होता है? केरल में होता है। नेक्स्ट है अपना नारियल। तो विश्व में यदि नारियल उत्पादन में देखा जाए तो भारत 3 नंबर पे आएगा और जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, जिसमें इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वो नारियल के मामले में अग्रणी देश है। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? वहीं जहां पर कॉफी होती है, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट है अपनी मसाले। मसाले में कौन कौन सी चीजें आती है जो हमारे रसोई में बहुत ज्यादा पाई जाती है? लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है और यहां पर कई प्रकार के मसाले मिलते हैं, इसलिए केरल को मसालों का बागान भी कहा जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट 15 फसलों के बारे में कि भारत में सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है और विश्व में भारत का कौन सा नंबर है। अब हम टेबल फॉर्म में ये चीजें देख लेते हैं कि इन फसलों के लिए क्या क्या अनुकूल कंडीशन रहने वाली है। सबसे पहले हम चावल के बारे में देखते हैं। चावल को तापमान चाहिए, ठीक ठाक तापमान चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा बहुत अच्छी चाहिए 150 सेंटीमीटर। चावल के उत्पादन में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हमने देख लिया है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। मिट्टी इसको दोमट मिट्टी चाहिए। दोमट मिट्टी मतलब कि जो नदियों द्वारा लाई गई, नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी होती है, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। तो चावल के लिए तापमान ठीक ठाक चाहिए, बारिश बहुत अच्छी चाहिए, पश्चिम बंगाल नंबर 1 है ही, और मिट्टी चिकनी या दोमट मिट्टी चाहिए। तो इसी प्रकार हमें अलग अलग फसलों के बारे में यह कंडीशन देखनी है। अब हम इसको याद कर पाए ना पाए, लेकिन एक चीज देख लें कि कुछ फसलें हैं जिनको तापमान थोड़ा कम चाहिए, या यूं कहे कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए, बाकी सबको 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान ही चाहिए। तो हम 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाली फसलों को देख लेते हैं। जैसे कि पहली फसल है अपनी गेहूं।
तो गेहूं के लिए तापमान कितना चाहिए? 10 से 20 डिग्री चाहिए। इसके अलावा आपको 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाली फसलें जो मिलेगी, एक तो है तंबाकू जिसका न्यूनतम तापमान 15 है, लेकिन हालांकि अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी ये 15 तक में भी उग जाती है। इसके अलावा कॉफी को तापमान चाहिए 16 से 28। तो ये 3 फसलें हैं, कौन सी? गेहूं, तंबाकू और कॉफी, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में भी उग जाती है। इसके अलावा सभी फसलों को 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान ही चाहिए। तो इस प्रकार आप चीजें याद कर सकते हैं। दूसरा है बारिश के बारे में। तो बारिश सभी फसलों को 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, कुछ फसलों को छोड़कर। तो हम उन कुछ फसलों को याद कर लेते हैं जिनको वर्षा बारिश 100 सेंटीमीटर से कम चाहिए। कौन कौन सी है? एक तो गेहूं को 80 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश चाहिए। ज्वार सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं, इनको तो 30 से 65 सेंटीमीटर बारिश ही चाहिए। इसके अलावा बाजरा भी सूखा प्रतिरोधी है, 40 से 50। मक्का भी सूखा प्रतिरोधी है, मोटा अनाज है, 50 से 100। कपास 50 से 75। इसके अलावा आपका तंबाकू को 50 से 100 चाहिए। इसके अलावा सभी फसलों को 100 सेंटीमीटर से ज्यादा ही बारिश चाहिए। इसमें रबड़ को तो बहुत ज्यादा 250 से 300 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। इसीलिए केरल में ही लगभग 90% रबड़ हो जाता है। तो आप इस टेबल को याद कैसे करेंगे? देखो, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र तो हमने देख लिए हैं, हर फसल के अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे कि चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, बाजरा राजस्थान में ज्यादा होता है, कपास गुजरात में, कॉफी में नंबर 1 कौन है? कर्नाटक, रबड़ में केरल हो गया, तंबाकू में आंध्र प्रदेश हो गया, जूट में वापस पश्चिम बंगाल हो गया, चाय में कौन है? असम है। तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को आप सारी फसलों के लिए एक साथ याद कर लो। उसके अलावा तापमान और बारिश में तापमान उन फसलों के लिए याद कर लो जिनके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम लगता है, जैसे कि आपका गेहूं, तंबाकू और कॉफी। और बारिश में जिन फसलों को 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए उनको याद कर लो, जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसके अलावा तंबाकू, कपास। तो ये सारी फसलें जो हैं उनको 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए। तो इस प्रकार आप शॉर्टकट बना के इस टेबल को याद कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं कि भारत में कृषि या खेती के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है निर्वाह कृषि। नाम से ही समझ में आता है कि इस प्रकार की कृषि का मेन उद्देश्य होता है अपने परिवार का निर्वहन करना। चूंकि इसका उद्देश्य सिर्फ निर्वाह करना ही है, इसलिए इसमें खेत के आकार बहुत छोटे छोटे होते हैं और खेत पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो परिवार के लोग ही होते हैं। साथ ही पशुओं के माध्यम से ही खेती की जाती है। तो इस प्रकार की खेती में जमीन के छोटे छोटे भाग होते हैं और इन छोटे छोटे भागों पर पशुओं और परिवार की मदद से खेती की जाती है। इसमें पुराने तरीके और उपकरण बहुत ही साधारण होते हैं, जैसा कि इस फोटो में आप देख पा रहे हो कि ये लकड़ी के हल और बैल के माध्यम से ही खेतों की जुताई हो रही है। भारत में चूंकि अधिकांश किसान बहुत छोटे हैं और उनके पास जमीन 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम है, इसलिए भारत में अधिकांश किसान इसी पद्धति से ही खेती करते हैं। और जितना भी उत्पादन होता है, जितनी भी फसल या उपज होती है, वो किसान और उसके परिवार के निर्वहन के ही काम आ जाती है। और अगर थोड़ी बहुत बचे तो वो आसपास के बाजारों में ही बेच दी जाती है। दूसरा प्रकार है रोपण कृषि। रोपण कृषि में नकदी फसलों को लगाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो है लाभ कमाना। इसमें भूमि बहुत बड़ी बड़ी होती है, पूंजी बहुत ज्यादा लगती है, फसल जो है वो बहुत लंबे समय तक चलती है और एक तरह से उद्योग की तरह इसमें काम होता है। इसमें मेन फसल जो है वो है चाय, कॉफी, रबर, नारियल, ये सारी फसलें। तो एग्जाम के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि
रोपण कृषि में मुख्यतः नकदी फसलें या वो फसलें जो कि लाभ बहुत ज्यादा देती हो उनको उगाया जाता है, जैसे कि चाय, कॉफी, रबर, नारियल, मसाले। इसमें भूमि या खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, पूंजी बहुत ज्यादा लगती है, अत्याधुनिक कृषि मशीनरी लगती है और श्रमिक भी बहुत ज्यादा लगते हैं। भारत में खेती का तीसरा प्रकार है झूम कृषि या जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसके अलावा इसे काटो और जलाओ और बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें वनस्पति को काट दिया जाता है, फिर कटी हुई वनस्पति को जला दिया जाता है। जलने से जो राख प्राप्त हुई वो वही जमीन पे डाल दी जाती है, जो कि उर्वरक के रूप में काम करती है और उस जगह पर 2-3 सालों तक खेती की जाती है। 2-3 साल बाद जब जमीन का उपजाऊपन कम होने लगता है तो उस जमीन को छोड़कर फिर नई जमीन को ढूंढा जाता है और यह पूरा प्रोसेस फिर दोहराया जाता है। तो इस प्रकार की खेती जो है वो अति प्राचीन खेती है। जनजातीय समूह के लोग, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग आज भी ये खेती करते हैं। तो एग्जाम के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि इसे काटो और जलाओ और बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। ये कृषि की अति प्राचीन पद्धति है। इसमें जमीन के एक भाग को साफ कर दिया जाता है। 2-3 वर्षों के बाद जब उस जमीन की उर्वरता कम हो जाती है तब उस जमीन को त्याग कर नई जमीन की तलाश में फिर ढूंढा जाता है, नई जमीन की तलाश में घूमा जाता है। यह खेती अभी भी उत्तरी पूर्वी भारत में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की जनजातियों में बहुत बड़े स्तर पर अपनाई जाती है। खेती का नेक्स्ट रूप है चक्र कृषि। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक ही फसल की बजाय अलग अलग फसलों को चक्रीय रूप में लगाया जाता है। मतलब कि साल के कुछ समय एक फसल, दूसरे समय में दूसरी फसल और तीसरे समय में तीसरी फसल, ऐसे करके अलग अलग प्रकार की फसल लगाई जाती है ताकि जमीन का उपजाऊपन बरकरार रहे। तो चक्र कृषि क्या होती है? इसमें विभिन्न फसलों को चक्रीय रूप से उगाया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता ज्यादा समय तक बनी रहे और किसी पोषक तत्व की ज्यादा कमी न हो। कृषि का नेक्स्ट फॉर्म है कार्बनिक खेती या जिसे हम आम भाषा में कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाम से ही समझ में आता है कि इसमें केमिकल उर्वरक और केमिकल कीटनाशकों का उपयोग या तो बिल्कुल नहीं किया जाता है या बहुत कम किया जाता है। इसमें पशुओं के गोबर और मल मूत्र को ही एक तरीके से उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। तो कार्बनिक खेती मतलब रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग या तो एकदम बंद या एकदम कम। तो फिर भूमि की उपजाऊपन या उर्वरक शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? उसको बनाए रखने के लिए फिर फसल चक्र को अपनाया जाता है, हरी खाद को अपनाया जाता है जो कि वनस्पतियों और जीव जंतुओं के मलमूत्र से बनती है। कंपोस्ट खाद का भी यूज किया जाता है। खेती का ये वाला जो रूप है ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो सबसे ज्यादा सिक्किम में होता है और सिक्किम में इतना ज्यादा हुआ है कि उसे ऑर्गेनिक स्टेट कहते हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही की जाती है और इसके लिए रासायनिक उर्वरकों की बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला राज्य है, पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, तो नाम आएगा सिक्किम। वहां पे पूर्ण रूप से जैविक खेती ही की जाती है। नेक्स्ट है अपनी जीरो बजट प्राकृतिक खेती, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा नई तरह की, बहुत ज्यादा उन्नत तरह की है। प्राकृतिक खेती मतलब हम केमिकल का यूज ना करें बल्कि गाय के गोबर, पशुओं के मल मूत्र, इनका ही यूज करें। दूसरा है जीरो बजट। जीरो बजट मतलब पैसा नहीं लगेगा। तो पैसा कैसे नहीं लगेगा? क्योंकि खेत में जितने भी इनपुट दिए जाने हैं वो खेती से ही प्राप्त होंगे या
पशुओं से ही प्राप्त होंगे, बाजार से कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। तो यही है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। तो ये रसायन मुक्त खेती है। इसमें कृषि पे जो लागत लगती है, जैसे कि उर्वरक लाना है, कीटनाशक लाना है, ये सब नहीं लाए जाते हैं, तो लागत फिर शून्य हो जाती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती। इसमें कुछ घटक है, जैसे कि पहला घटक है जीवामृत। नाम से समझ में आता है कि गाय का गोबर, गौमूत्र व अन्य जैविक पदार्थों का घोल बनाया जाता है और उस घोल को फिर जमीन पर, भूमि पर, मृदा में छिड़का जाता है ताकि भूमि की, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहे। तो उस घोल को क्या कहते हैं? जीवामृत। दूसरा है बीजामृत। तो जो बीज होते हैं उनको गाय के गोबर, गौमूत्र और खेत की मिट्टी से उनका शोधन किया जाता है ताकि उनका उपजाऊपन बढ़े। तीसरा है मल्चिंग। खेतों पर हल के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई ना करके, बल्कि जो भी फसल अवशेष बचे हैं, जो वनस्पति अवशेष बचे हैं, उनको मिट्टी पर ही डाल देना, ताकि एक तो पानी की मात्रा वाष्पोत्सर्जन के कारण कम न हो और दूसरा मिट्टी का अपरदन न हो। चौथा जो इसका घटक है वो है वाफास, मतलब सिंचाई की जगह पर मिट्टी में नमी और वायु को महत्व देना। सिंचाई को कम महत्व देना, बल्कि प्रयोग यह करना कि मिट्टी की नमी कैसे भी करके बरकरार रहे। तो यह था अपना जीरो बजट प्राकृतिक खेती और खेती के भारत में अलग अलग प्रकार। इसके बाद हमें देखना है कि भारत में खेती के कुछ विशेष प्रकार होते हैं। मतलब किसी फसल विशेष की जब बहुत ज्यादा खेती की जाती है तो उसको कुछ नाम दे दिया जाता है। जैसे कि विटिकल्चर किसे कहते हैं? जब अंगूर की खेती बहुत ज्यादा हो उसको कहते हैं विटिकल्चर। पिसिकल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य पालन और मछली उत्पादन ज्यादा हो रहा हो तो उसे पिसिकल्चर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पिसिकल्चर किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो जवाब होगा मछली से संबंधित है। फिर है मैरीकल्चर। तो मैरीकल्चर समुद्री जीवों के पालन से, समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूल से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फलों से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन या शहद के उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एपीकल्चर क्या है? तो ये मधुमक्खी या शहद उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम के जो कीट होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जैसा ही एक शब्द है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर जो है वो वनों के संरक्षण और वनों के उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो पेड़ या वनों से संबंधित है। और एक आता है वर्मीकल्चर जो कि केंचुओं के पालन से संबंधित है। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। अब हमें देखना है कि भारत में कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां हुई है। क्रांतियां मतलब कि उन फसल के उत्पादन में या उन उत्पादों के उत्पादन में भारत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। जैसे कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति किस चीज से रिलेटेड है? ये खाद्य उत्पादन से संबंधित है। मुख्य रूप से गेहूं या चावल के उत्पादन से संबंधित है। दूसरा है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है, उसे कहा जाता है श्वेत क्रांति। एक है सुनहरी या स्वर्ण क्रांति। ये फलों और सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नीली क्रांति। तो नीली क्रांति से आपको इमेजिन करना है पानी, और पानी में रहती है मछली। तो मछलियों का उत्पादन बहुत ज्यादा बड़ा है, उसे कहते हैं नीली क्रांति। फिर है पीली क्रांति। तो ये तिलहन के उत्पादन से, जिन प्रोडक्ट से तेल मिलता है उनका उत्पादन बढ़ा तो उसे कहा गया पीली क्रांति। फिर आता है गुलाबी क्रांति। ये प्याज उत्पादन से संबंधित है। इन सारी क्रांतियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रांति है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो कि खाद्य उत्पादन से संबंधित है, मुख्य रूप से गेहूं या
चावल से संबंधित है। भारत में जो हरित क्रांति हुई वो 1966-67 के दौरान हुई, यानी कि आज से करीब करीब 50 से ज्यादा साल से पहले। भारत में हरित क्रांति के जनक जिन्हें माना जाता है वो है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नाम होगा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। लेकिन पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, उनका नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इन्होंने एक बौनी किस्म, एक गेहूं की बौनी किस्म की इजाद किया जो कि ज्यादा पैदावार दे सकती थी और रोगों से अच्छे तरीके से लड़ सकती थी, इसलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है पूरे विश्व में। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है। इस हरित क्रांति में हुआ क्या, जो क्षेत्र, चाहे वो सिंचाई वाले क्षेत्र हो, चाहे वहां पे सिंचाई की इतनी ज्यादा सुविधा उपलब्ध न हो, वहां पर फसलों का, मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई गेहूं की इस बौनी किस्म के माध्यम से। ये कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर इन फसलों का बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति को मुख्य रूप से देखा गया। इस हरित क्रांति के कारण कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए, कुछ फायदे भी हुए, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव, कुछ नुकसान भी हुए। फायदे क्या क्या हुआ? कृषि उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, इस कारण किसानों की उन्नति हुई और साथ ही इतना ज्यादा फसलों का पैदावार हुआ कि हम अब दूसरे देशों पर कम डिपेंडेंट रहने लगे, हम आत्मनिर्भर बनने लगे। ग्रामीणों को बहुत ज्यादा रोजगार मिला और देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हुई। जहां जहां पे हरित क्रांति हुई या ज्यादा हुई, वो क्षेत्र विकसित हो गए और जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति नहीं हुई, वो क्षेत्र थोड़े विकास के मामले में पीछे रह गए। भौम जल स्तर में कमी हुई। जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति हुई, वहां पर चूंकि फसल उत्पादन ज्यादा करना है, तो भूमि से ज्यादा पानी निकाला गया, इस वजह से उन क्षेत्रों में भौम जल स्तर में कमी आई। चूंकि फसल उत्पादन के लिए उर्वरकों का, कीटनाशकों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ, इसलिए मिट्टी का प्रदूषण हुआ, साथ ही पर्यावरण में भी बहुत ज्यादा प्रदूषण हुआ। तो हरित क्रांति से रिलेटेड ये सारे पॉइंट हमें देखने हैं। अब हम देखते हैं भारत में कृषि से जुड़ी हुई कुछ संगठन। पहला संगठन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ICAR। ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संगठन है, एक बॉडी है जो कि कृषि के क्षेत्र में रिसर्च करता है और अनुसंधान करता है। साथ ही ये कृषि से जुड़ी शिक्षा का फैलाव भी करता है। इसकी स्थापना आजादी से करीब 20 साल पहले यानी कि 1929 में हो चुकी थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दूसरा संगठन है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम काम क्या करता है? ये खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद करता है, उनको बड़े स्तर पर भंडारण करता है, वितरण करता है और जरूरत पड़ने पर आम जनता में बिक्री भी करता है। इसकी स्थापना 1964 में आजादी के करीब 15-20 साल बाद हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह अलग सा मंत्रालय है जिसका नाम है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। चूंकि ये खाद्य पदार्थों का वितरण करता है, इसलिए यह सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय खाद्य निगम, जिसे FCI भी कहते हैं, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना कि वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यदि किसान की फसल किसी वजह से खराब हो जाए तो
अगर उस किसान ने फसलों का बीमा करवा रखा है तो सरकार उसकी फसल खराब होने के एवज में उसे कुछ पैसा देगी। इसी योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 2016 में आई थी। किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है? ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य हमने बात कर ली है कि चाहे प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे कीड़े लग जाए, चाहे बीमारी आ जाए, प्रतिकूल मौसम आ जाए, और इनकी वजह से यदि किसान की फसल खराब हो जाती है तो इस मामले में वित्तीय सुरक्षा देता है किसानों को ये वाली योजना। एक और चीज है जिसका नाम है ई-नाम, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यह योजना 2016 में आई थी। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई। इसमें होता क्या है? इसमें किसान जो अपना कृषि उत्पादन करते हैं उसको बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। भारत में जितनी भी एपीएमसी मंडियां हैं जहां पर किसान लोग जाके अपना उत्पाद बेच सकते हैं, उन सारे मंडियों को एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ दिया गया है ताकि किसान भारत में किसी भी जगह अपने उत्पाद को बेच सके। तो ये कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एपीएमसी यानी कि एक तरह से मंडियां, उन मंडियों को एकीकृत करके कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार का विकास करता है ये ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके अलावा अंत में हम देखते हैं एक आंदोलन हुआ था आजादी के आसपास जिसका नाम है भूदान आंदोलन। यानी कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उनसे आग्रह किया गया कि वो अपनी जमीन का हिस्सा उन लोगों को दे जिनके पास जमीन नहीं है, जो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। तो यह आंदोलन 1951 में आजादी के बाद शुरू हुआ था। इसको शुरू करने वाले कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और इसमें किया क्या गया? स्वैच्छिक रूप से भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार मतलब कि जो लोग भूमिहीन है या जिनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, उन्हें अपनी भूमि दान की जाए। इसे ही कहा जाता है भूदान या भूमि सुधार। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भूदान आंदोलन से संबंधित कौन थे? तो जवाब होगा विनोबा भावे। इसमें क्या किया गया? इसमें स्वैच्छिक रूप से उन लोगों को भूदान, भूमि का दान दिया गया जिनके पास जमीन नहीं है, जो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो ये थी कृषि से जुड़ी वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।